नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बूढ़ी विधवा माँ को घर से निकाला। आज रमेश का जन्मदिन था, लेकिन वह किस्मत का ऐसा मारा था कि उसे कोई जन्मदिन की बधाई देने वाला भी नहीं था। रमेश अक्सर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करता है। वहाँ पर एक नीम के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह इसी शहर की लग रही थी। वह किसी अच्छे घर की नजर आ रही थी, पर अब वह फटे पुराने कपड़े में बैठी रहती थी। मंदिर में जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ता था या कभी कभी कोई राहगीर उसे जो खाना पकड़ा देता था, उसी से गुजारा हो जाता था। कभी कभी वह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती थी। उस बुढ़िया के चेहरे पर उसका दुख साफ नजर आता था और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी रहती थीं। रमेश घुमक्कर गिरी स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेला ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए घूमता था और अक्सर मंदिर में दर्शन के लिए भी जाता था। रमेश के माता पिता की एक रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन दिनों रमेश एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। रमेश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। रमेश का एमबीए फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह आज बांके बिहारी के दर्शन के लिए जब मंदिर पहुंचा, तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्षण और दुख नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्रियों में अपनी दादी को ही खोजता था। वह वहीं खड़ा होकर उस बुढ़िया को देख रहा था। वह उस बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, अम्मा कुछ खाओगी? लो, मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, लो ये बिस्किट खा लो। बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रमेश ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा आप पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं? क्या आपका कोई घर नहीं है? बेटा, अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है। मैं गुजरात में रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मैं अपने बहू की आंख का कांटा बन गई। मेरी बहू दिन रात मुझे ताने देती रहती और रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसा दिया। मेरी बहू ने मेरे ही घर में मेरा रहना दुश्वार कर दिया और तो और वो मुझ पर हाथ भी उठा देती थी। मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती। बेटे से भी अगर कुछ बोलती तो वो भी मुझे ही सुनाता। एक रोज मेरा बेटा सुमित मुझसे बोला, माँ चलो हम लोग मथुरा बांके बिहारी के दर्शन को चलते हैं। वैसे भी आपकी वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी, चलो हम दर्शन करके आते हैं। मुझे लगा मेरा बेटा सुधर गया है और मुझसे प्यार करने लगा है। मथुरा पहुंचकर मेरा बेटा मुझे मंदिर में बैठा कर बोला, माँ मैं अभी कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और 2 घंटे में आऊँगा। आज 16 दिन हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, पर ना तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ बांके बिहारी के शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते हुए बुढ़िया की आंखें नम हो गईं। रमेश के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ दोनों एक साथ उतर आए और रमेश की आंखों में आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। रमेश के माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। उसे माता पिता के बिना घर खाने को दौड़ता था, इसलिए वह घर में एक कदम भी नहीं रखता था।
और घर में ज़्यादा नहीं रहता था और अपना दुख दर्द कम करने के लिए अक्सर इसी मंदिर में आ जाया करता था। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या मेरे साथ आप मेरे घर चलोगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून अपना बेटा जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यहीं बांके बिहारी लाल की शरण में अपना जीवन गुजार लूँगी। मुझे अब किसी घर की ज़रूरत नहीं है। बेटा, रमेश ने कहा, अम्मा मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए और अब मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आप बिल्कुल मेरी दादी जैसी हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उल्टा आपके आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत तो नज़र आएगी। आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारा मोह लग रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे घर से निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं भली हूँ। मैं बांके बिहारी लाल के शरण में। अम्मा सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने ही माँ बाप बोझ लगने लगे। जिसके सिर से माँ का बाप का साया हट जाता है उसके दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे मेरी दादी बहुत प्यारी थी और मेरे मम्मी पापा भी दादी को बहुत प्यार करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आज आप में अपनी दादी की छवि देखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए रमेश बोला। अम्मा का गला अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ न बोल सकी। रमेश ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। अम्मा ने विश्वास से रमेश की तरफ देखा। उन्हें लगा शायद बांके बिहारी लाल ने ही रमेश के मन में मेरे लिए एक संवेदना डाल दी है। रमेश ने अम्मा को मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपने घर की तरफ चला गया। माँ रमेश के घर में रहने लगती है और आज इन बातों को 6 महीने बीत जाते हैं। रमेश अब नियमित तौर पर समय से घर आता है। अम्मा जी खाना बनाकर रमेश के साथ ही खाती थी और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख देती हैं। अम्मा जी रोज सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती और फिर रमेश के लिए नाश्ता बनाती। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो रमेश को दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक बांके बिहारी लाल की देन है। रमेश ऑफिस के काम की वजह से रात को काफ़ी देर से घर लौटा था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था। अचानक रमेश ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा कि उसकी माँ है। उसे दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली। सामने देखा तो बूढ़ी अम्मा पूजा करके आने के बाद अपने गीले हाथों से, फूलों की खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बाल को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही है। रमेश ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से चूमकर फिर उसे माथे पर लगा लिया। उसका हाथ अपने आप अम्मा के पैरों को जा पहुंचा। अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर पहुंच गए। आंखें बंद कर और बुदबुदा कर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। फिर बोली, रमेश क्या बात है, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? बेटा बहुत समय हो गया है। रमेश बोला, अम्मा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर
एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है, इसलिए आज ऑफिस तो नहीं जाएंगे। बस इस फैक्ट्री की शुरुआत को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा अपने हाथों से होनी है। आप तैयार रहिएगा बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही होता है। आज तुमने सही राह चुनी है। ईश्वर की कृपा से और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी, मुझे विश्वास है। कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा के नए दीपक जल उठे। रमेश अम्मा के गोद में सर रखकर बोला, अम्मा आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बिना जी नहीं सकूंगा। एक बार अपने माता पिता और दादी को खो चुका हूँ, अब आपको खोना नहीं चाहता। और रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा बोली, पगले मैं कहाँ तुझे छोड़कर जा रही हूँ, अब उठ, फैक्ट्री नहीं चलना क्या। अम्मा ने भी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुआ था, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके माल के अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही थी। रमेश अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था। रमेश दिनों दिन व्यस्त होता जा रहा था। अम्मा ने उसे एक दिन कहा, बेटा सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तो हमें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना किसी एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारा ब्याह करा दिया जाए। अरे हाँ अम्मा, जीवन की व्यस्तता में और भागम भाग में कभी सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर लिया जाए। अम्मा आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी करूँगा। मेरी माँ की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। अम्मा ने अपनी पसंद की लड़की जिसका नाम राधा था उससे रमेश की शादी करा दी। राधा बहू बनकर घर आई। राधा पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। जितना प्यार रमेश अम्मा को करता था, राधा उससे भी ज़्यादा प्यार अम्मा को करती थी। अम्मा ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया था। ना जाने कैसे अम्मा जी उसके हर दिल की बात जान लेती थी और उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती थी। समय यूं ही बीतता गया और रमेश के घर में एक बेटा गौरव और एक बेटी मीरा 2 फूलों की तरह खुशियां बिखेरने लगे। अम्मा जी अपने पोते पोती को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। पूरा दिन उन्हीं के साथ कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। अम्मा जी का बिस्तर अब गौरव और मीरा के कमरे में लग गया था। बच्चों के दोपहर का खाना बिना दादी माँ के वो यह संभव नहीं था। राधा और रमेश भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। अब वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। रमेश को राधा के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था। इस वजह से उसका उद्योग साम्राज्य एक नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी मुख्य नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा सुमित, जो उन्हें कुछ साल पहले दर्शन कराने के नाम पर बांके बिहारी लाल के मंदिर में छोड़कर चला गया था, अब अपने किए गए इस पाप से अंदर ही अंदर दुखी होता रहता था। उसे अब अपने आप पर बहुत शर्म आती थी कि उसने अपने गृह कलेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। उसने माँ को तो छोड़ दिया था, पर उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से बता भी नहीं पाता था। अब घर में उसकी पत्नी का राज था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे अब उसकी इच्छा अनुसार होने लगे थे। अनियंत्रित उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। सुमित की दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई से गुजरे। सुमित को और उसकी पत्नी को दाल आटे का भाव पता चलने लगा।
और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपने कंपनी में लगा दी और इस तरह से सुमित की गाड़ी फिर से चलाने के लिए मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा था। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया था। सुमित की कंपनी में स्थापना के सालगिरह का वार्षिक उत्सव था। सभी एम्प्लॉयर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। सुमित मेहनती तो था ही, योग्य भी था। उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। यह पुरस्कार उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। वह पहली बार था जब मथुरा के एम्प्लॉयज़ अपने मालिक, अपने कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उसकी फैक्ट्री में और उसकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजर डायरेक्टर ने अपनी मां और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया कि वो स्टेज पर आएं और मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से है। मैं पुरस्कार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वह आएं और अपने हाथों से हमारे सभी प्रतिभागी को पुरस्कार वितरित करें। अम्मा जी स्टेज पर आईं और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वह अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आ गईं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अम्मा जी के पैर छुए और अम्मा ने कहा, यूं ही तरक्की करते रहो बेटा। अनाउंसर ने प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गईं। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, सुमित शर्मा। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर ना जाने कितने भाव आ गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका ही बेटा था, सुमित शर्मा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था। एक बार भी उसे अपनी माँ का ख्याल भी नहीं आया था। माँ तो तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा रमेश मुझे ना ले जाता। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हाथ को संभाला। अम्मा जी ने अपरिचित की तरह सुमित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सुमित ने ध्यान से देखा। पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। देखते ही उसके होश उड़ गए, पसीने छूट गए थे उसके। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन उसकी माँ है। सुमित हाथ जोड़कर अम्मा से माफ़ी मांगी और कहा, माँ चलो घर चलना है। कैसी हो माँ? कैसा घर और कैसा बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन मुझे मंदिर में छोड़कर आया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी माँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सुमित माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसकी तरफ अम्मा ने देखा तक नहीं और कुछ समय पश्चात मुंह मोड़कर वापस रमेश के साथ चली गईं। सुमित शर्मा अपनी माँ का लाडला था, लेकिन अपनी पत्नी के मोह में आकर
अपनी पत्नी के माया जाल में पड़कर उसने अपनी माँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसकी माँ उसकी आंखों में खटकने लगी। अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में पड़कर उसने अपनी माँ का अपमान किया, दिन रात अपनी माँ को कोसता रहता और एक दिन तो उसने अपनी माँ पर हाथ तक उठा दिया। उस दिन उसने अपनी माँ को जोर से एक थप्पड़ मारा जो कि उसकी माँ कभी भूल नहीं सकती। यह बात आज सुमित को कचोट रही थी कि उसने अपनी माँ पर हाथ क्यों उठाया। उसने दर्शन के बहाने बांके बिहारी लाल के मंदिर में छोड़कर चला आया। माँ को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद सुमित एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटता रहा। आज वही जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसी फैक्ट्री की मालकिन उसकी माँ थी। आज उसी माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो वह बहुत ही चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और अपने पाप कर्मों के कारण उसके दिल में बड़ा घाव हो गया। उसे हर पल अपनी माँ की याद आती, अपनी करतूत उसे हमेशा झकझोरती रहती और नासूर बनकर उसे चोट पहुँचाती। वह अपने दुख को ना तो अपनी पत्नी से साझा कर सकता था और ना ही दोस्तों से। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। माँ के साथ बिताया हर पल उसे याद आ रहा था और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। वो सुबह जल्दी उठा, इतवार का दिन था तो ऑफिस की भी छुट्टी थी। पत्नी के साथ स्कूटर से बांके बिहारी लाल जी के पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद कर प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए पाप के लिए हंस रहे हैं। घबराकर उसने आंख खोली और पूजा पाठ करके मंदिर से घर की ओर स्कूटर लेकर लौट रहे सुमित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी माँ को असहाय छोड़ने के कुकर्म से उसे सामने आता हुआ ट्रक भी दिखाई नहीं दिया। तेज धमाके के साथ स्कूटर टकरा गया और सुमित और उसकी पत्नी मीना ट्रक से उलझे हुए स्कूटर के साथ घसीटते हुए चले गए। अंत में उसका पहिया सुमित के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और उसके सिर का कचूमर निकल गया तथा सुमित की पत्नी का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दबकर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। जब होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए अब कोई नहीं था। मीना के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिस कंपनी में सुमित काम करता था एक कर्मचारी ने पूरी जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपने मालिक डायरेक्टर रमेश को दी। जब रमेश फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो अम्मा जी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। सुमित शर्मा का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। रमेश से पूछा कि क्या हो गया तो रमेश ने बताया कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम सुमित शर्मा था आज उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर अम्मा जी रोने लगी। अम्मा जी को रोता देख अम्मा जी के रोने का कारण पूछा तो अम्मा जी ने सभी बातें बताई। वह तो उसका बेटा है। यह सुनकर रमेश ने कहा, अम्मा जी जिसकी जैसी करनी होती है वो उसके सामने आती ही है। उसने जैसा किया था वैसा फल उसे भोगने को मिला। लेकिन अम्मा जी का दिल कचोट रहा था उसके बच्चों के लिए।
वह बच्चे तो अनाथ हो गए थे, उसकी पत्नी के हाथ पैर कट चुके थे। इसलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़े दिन बहू से मिलकर कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। अम्मा जी के रोते हुए चेहरे को देखकर रमेश ने हामी भर दी और उसने ढेर सारे पैसे देकर अम्मा जी को विदा किया। मीना अपनी सास को सामने देखकर उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। अम्मा जी ने अपने बहू का खूब ख्याल रखा और उसकी खूब सेवा की, उसके बच्चों को संभाला। जो पैसे रमेश ने दिए थे उन पैसों से दुकान को फिर से खड़ा किया और दुकान चल पड़ी। इस तरह रमेश ने भी अम्मा जी की खूब मदद की। अम्मा जी की कड़ी मेहनत और रमेश के पैसे के बलबूते पर सुमित का कारोबार चमक गया। अम्मा जी ने फिर से पूरे गृहस्थी व्यवस्थित कर दी। नीना अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा, अम्मा जी, जिसको मैंने घर से निकाला वही मेरे लिए आज इतना सब कुछ कर रही है। मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपका निरादर किया, आपके बेटे से ही आपको पिटवाया और आपको घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। उसी की सजा आज मुझे मिली। मेरा पति मर गया और मैं हाथ पैर से लंगड़ी हो गई। मैं आपकी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। अम्मा जी ने नाती पोतों को खूब दुलार किया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा जी ने कहा, बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, अब तुम 3 पहिए पर बैठकर अपनी गृहस्थी को संभाल सकती हो। तुम्हारा दुकान भी अच्छे से चल पड़ा है। अब मेरा काम खत्म हुआ। अब मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे रमेश के पास जाना चाहिए। यह कहकर अम्मा अपना सूटकेस तैयार करने लगी, लेकिन उनकी बहू मीना ने उन्हें जाने से रोकना चाहा। अम्मा जी ने कहा, मेरा बेटा मेरे लिए जान देता है, वही मेरा बेटा है। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। कितना भी कहने मनाने के बाद अम्मा जी नहीं रुकी और अपना उद्देश्य पूर्ण करके वहाँ से निकल पड़ी और अपने मुंह बोले बेटे रमेश के घर चली आती हैं। रमेश अपनी अम्मा को वापस आता देख बहुत खुश होता है। अम्मा जी अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ बहुत खुश थी। रमेश के बच्चे अपनी दादी को खूब प्यार करते थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। सभी हंसी खुशी रहते थे। दोस्तों, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना होता है। अपने माँ बाप को कभी घर से बेघर ना करें, उन्हें प्यार और सम्मान दें। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या अम्मा जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।